दोस्तों, आज की कहानी है बारात आने पर दूल्हे को द्वार से क्यों भगा दिया गया। रत्ना की शादी जिस लड़के से हो रही थी, उसका भाभी पति अमेरिका में इंजीनियर है। यह सोच सोच कर ही जब तब रत्ना का मन खुशी से भर उठता था। कोहबर में बैठे बैठे वह कुछ देर के लिए विदेशी पति से मिलने वाली सुख सुविधाओं की कल्पना में खो गई। वह बार बार सोच रही थी कि वह कैसे अपने खूबसूरत पति के साथ अमेरिका घूमेगी, सुख समृद्धि से सुसंपन्न बंगले में रहेगी और अपनी मोटर गाड़ी में घूमेगी। वहाँ हर प्रकार के सुख के साधन कदम कदम पर बिछे होंगे। एकाएक उसे अपने माता पिता की उस प्रशंसा की भी याद आई जो उसे सुखी देकर उन्हें प्राप्त होगी। घर के खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ी थी। कई तरह के खर्चे भरते भरते दोनों तनमन से रिक्त हो गए थे। रत्ना के नाम से जमा रकम भी बहुत कम थी। उसमें वह हाथ भी नहीं लगाते कि कब देखते ही देखते रत्ना भी ब्याह योग्य हो जाएगी और मैं कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन रत्ना की शादी के लिए उन्हें कोई कर्ज नहीं लेना पड़ा। आनंद के परिवार वाले ने दहेज के लिए सख्त मना कर दिया था। अमेरिका में उसे किसी बात की कमी ना थी। रत्ना ने कोहबर की दीवारों पर नजर दौड़ाकर देखा। रसोई के फर्श में जगह जगह गड्ढे बन गए थे। छत की मुड़ेड़े कई जगह से टूटकर गिरने लगी थी। कोहबर में बैठी रत्ना सोचने लगी, अम्मा पिताजी के दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। अब तो पिताजी के सिर्फ 40 से 50 हजार रुपए ही खर्च होंगे। बाकी जो 40 से 50 हजार रुपए और बचेंगे उनसे वे पूरे घर की मरम्मत करा सकेंगे। अब पैसा जोड़ना ही किसके लिए है। मुन्ना की पढ़ाई का खर्च तो वे अपने वेतन से ही चला लेंगे जब सारी दीवार के उधड़े प्लास्टर की मरम्मत हो जाएगी। यही सब सोच सोच कर रत्ना पुलकित हो रही थी। रत्ना के भाभी पति का नाम आनंद था। आनंद के प्रति कृतज्ञता ने रत्ना के रोम रोम में प्यार और संप्रण भर दिया। बिना भावर फिरे ही रत्ना आनंद की हो गई। रत्ना ख्यालों में खो गई। तभी बाहर कोई आया है। बड़ी मौसी आई हैं, दीदी आई हैं। शोर शराबे से रत्ना समझ गई कि पटना वाली मौसी आई है। घर अब शादी के घर जैसा लगेगा। बुलंद आवाज से खूब रौनक लाएंगी। यह सब सोचते सोचते रत्ना का धैर्य जाता रहा। वह जल्दी जल्दी कोहबर की लोक रीति खत्म कर बाहर आ गई। रत्ना ने देखा कि मौसी का सामान अंदर रखा जा चुका था। मौसी भी अंदर आ तो गई थी, पर यह क्या कैसा सपाट चेहरा लिए खड़ी है। शादी के घर में आने की जैसी कोई ललक ही ना हो। कहाँ तो बिना वजह इस उम्र में भी चहकती रहती हैं और कहाँ चहकने के माहौल में जैसे उन्हें साफ सूंघ गया हो। माँ ने बेचैनी भरे सुर में पूछा, क्या बात है दीदी, क्या बहुत थक गई हो? पहले पानी पिलाओ, फिर इन गाने बजाने वालियों को विदा करो तो बताऊं क्या बात है। मौसी ने समय नष्ट किए बिना ही इतना कुछ कह दिया। सुमित्रा, शांत हो जाओ और धीरज धरो। माँ ने जैसे अनिष्ट को भांप लिया हो, फिर भी साहसा कर आशंकित होकर पूछा, क्या हुआ दीदी? गाना बजाना को बंद कर दूं? यह तो गलत होगा। जल्दी कहो दीदी, क्या बात है? बैठो सुमित्रा, बताती हूँ। अब समय बहुत कम है, इसलिए तुरंत निर्णय ले लो। हिम्मत से काम लो और अपनी रत्ना को बचा लो। मौसी ने बैठे बैठे ही माँ की दोनों हथेलियाँ अपनी मुट्ठी में दबा ली। जल्दी बताओ दीदी, कहना क्या चाहती हो? घबराहट में जैसे माँ के शब्द ही सूंघ गए। सुनो सुमित्रा, जिस आनंद को तुम रत्ना का पल्लू से बांध रही हो, वह पहले से ही शादीशुदा है। क्या कह रही हो दीदी? जिसने यह शादी तय कराई है, वह क्या इस बात को छिपा कर रखेगा? हाँ सुमित्रा, शांत हो जाओ और धीरज धरो। यह तो उसने बात छिपाई होगी
या लड़के वाले ने उससे बात छिपाई होगी। मैं तो कल ही आ जाती, लेकिन इन बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए कल आरा चली गई थी। वहाँ मुझे दिन भर रुकना पड़ा, नहीं तो कल पहुँच जाती, तो बात संभालने के लिए तुम लोगों को भी समय मिल जाता। खैर, अभी भी बिगड़ा कुछ नहीं है, किसी तरह समय रहते सब कुछ तय कर ही लेना है। रत्ना के पैर थरथराने लगा कि वह गिर पड़ेगी। मौसी ने इशारे से रत्ना को पास बुलाया और हाथ पकड़कर बगल में बिठा लिया। दुखी मत हो बेटी, संयोग अच्छा है, समय रहते सच्चाई का पता चल गया और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। मौसी की दिलासा दिलाने के बावजूद रत्ना को आंसू रोकना मुश्किल हो गया था। रत्ना के पिता ने अधीर होकर पूछा, आपको कैसे पता चला कि आनंद शादीशुदा है? समय की कीमत देखते हुए मौसी ने जल्दी जल्दी बताया, पटना में रत्ना के मौसा के दफ्तर में विष्णु देव जी काम करते हैं। मैं यहाँ आने से ठीक एक दिन पहले उनके घर गई थी। उन्हें मैंने बताया कि मैं अपनी बहन की लड़की की शादी में जा रही हूँ। फिर उन्हें मैंने बातों बातों में आनंद के परिवार के बारे में भी बताया। बीच में ही उनकी पत्नी उठकर अंदर चली गई। आई तो एक एल्बम लेते आई, उनमें एक जोड़े का फोटो लगा था। दिखाकर बोली, यही आनंद तो नहीं है? उसी आनंद का फोटो था तुमने मुझे देखने के लिए जो भेजी थी। वैसे आनंद की एक और फोटो उस एल्बम में लगी थी। फिर जब सारे परिवार की बात चली तो शक की बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं रह गई, क्योंकि तुमने तो सब विस्तार से लिख ही भेजा था। रत्ना की माँ आगे सुनने का धैर्य नहीं जुटा पाई। वो अपनी बहन की हथेली पकड़े पकड़े ही रोने लगी। हाय, अब क्या होगा? बारात लौटाने से तो पूरी बिरादरी में ही नाक कट जाएगी। अब तक रत्ना भी जी कड़ा कर संयत हो गई थी। दुख और क्षोभ की जगह क्रोध और आवेश ने ले ली थी। नाक क्यों कटेगी माँ? नाक कटाने वाला काम हम लोगों ने किया है या उन्होंने? रत्ना के पिता ने सांस भर कर कहा, ये सारे इंतजाम व्यर्थ हो गए। अब तक का सारा खर्च पानी में। बीच में ही उनका भी गला भरभराने लगा तो वह भी चुप हो गए। इस समय पूरे घर का संबल जैसे रत्ना की पड़ी मौसी ही हो गई। क्यों दिल छोटा कर रहे हो तुम लोग? समय रहते बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। क्या इससे बढ़कर खर्च का अफसोस है? यह सोचो कि अगर शादी हो जाती तो रत्ना कहीं की ना रहती। तुम लोग धीरज से काम लो, मैं सब संभाल लूंगी। अभी कुछ बिगड़ा भी नहीं है और समय भी है। मैं जाकर सबसे पहले सामियाने वाले और सजावट वालों को रोक देती हूँ। फिर इन लड़कियों और पड़ोसियों को संभाल लूंगी। जो सामान बना नहीं है वह सब वापस हो जाएगा और जो पक गया है उसे हलवाइयों से कहकर होटलों में खपाने का इंतजाम करवाती हूँ। 1-1.5 घंटे में सब मामला सुलझाकर 1-2 नज़दीकी रिश्तेदारों को हर अलग अलग विभागों को निपटाने की जिम्मेदारी देकर मौसी अंदर आई। अब इस थकान में उन्हें एक कप चाय की जरूरत मांगी और बोली, सुमित्रा तुम जरा भी निराश मत हो। मैं रत्ना के लिए बढ़िया से बढ़िया लड़का लाकर खड़ा कर दूंगी और वह भी जल्दी ही। जिस आनंद की तुमने इतनी तारीफ लिखकर भेजी थी वह 2-2 शादियां रचाए बैठा है। विष्णु देव के बड़े भैया की लड़की से शादी हुई थी। उस धोखेबाज आनंद की विष्णु जी के भैया ने खूब धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की थी। लड़की भी बेहद खुश थी। 1 हफ्ते ससुराल रहकर आई तो आनंद की खूब तारीफ की। आनंद 15 दिन रहकर अमेरिका चला गया। बहुत दिन तक आनंद के माता पिता कहते रहे कि बहू का वीजा बना नहीं है, बन जाएगा तो चली जाएंगी। वैसे बहू को वह लोग भी प्यार से ही रखते थे। लेकिन 3 से 4 माह बाद ही आनंद ने अपनी बीवी को पत्र लिखा कि मुझे बार बार बुलवाने के लिए पत्र लिखकर तंग मत करो।
मैं तुम्हें अंधेरे में रखकर परेशान नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अमेरिका नहीं बुला सकता क्योंकि यहाँ मेरी पत्नी है जो 3 साल से मेरा साथ अच्छी तरह निभा रही है। मेरे माँ बाप को एक हिंदुस्तानी बहू की ज़रूरत थी, सो तुमसे शादी कर मैंने उन्हें बहू दे दी। मेरा काम खत्म हुआ। अब तुम उनकी बहू बनकर उन्हें खुश रखो, वे भी तुम्हें प्यार से रखेंगे। मैं भी हिंदुस्तान आने पर तुम्हें और प्यार सम्मान दूंगा, लेकिन मैं अमेरिका आने की जिद मत करना, वह मेरे लिए संभव नहीं होगा। इसके बाद विष्णु जी के भैया भाभी बेटी को हमेशा के लिए ससुराल से वापस लाए। तलाक का नोटिस भिजवा दिया। हालांकि आनंद के माता पिता ने बहुत दबाव डाला कि बहू को छोड़ दे। विष्णुदेव की भैया भाभी नहीं माने और समधी को इस धोखे के लिए खरी खोटी सुनाई। तलाक भी जल्दी ही मिल गया, लेकिन जरा उन लोगों की दृष्टता तो देखो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हिंदुस्तानी बहू लाने का चाव गया नहीं। फिर लड़की को देखो, वह कैसे दोबारा फिर सेहरा बांधने को तैयार हो गया। रत्ना बोली, मौसी, लड़के की अकल पर क्या पर्दा पड़ा है जो वह माँ बाप के इस बेहुदा खेल में दोबारा शामिल हो रहा है। अभी तक रत्ना जिसे मन ही मन महान समझ रही थी, उसके प्रति उसका तन मन वितृष्ठा और घृणा से भर उठा। अरे बेटी, अनदेखे लड़की वाले के घर से उसे क्या सहानुभूति होगी। हिंदुस्तान आने पर माँ बाप फिर हिंदुस्तानी बहू की रट लगा देते होंगे, अपने अकेलेपन की दुहाई देते होंगे। रात दिन के अनुरोध को टालना उसके बस की बात नहीं रहती होगी। सुना है अभी भी वह माँ बाप का बड़ा आदर करता है और उनसे डरता भी है। अमेरिका जाकर वह जरा भी नहीं बदला है, बस अमेरिका वाली ही उसके दिल का रोग हो गई है। सुना है कि हिंदुस्तान नहीं आना चाहती। हिंदुस्तान में माँ बाप के साथ शांति से 1-2 महीने गुजर जाएं और मौज मस्ती के लिए एक पत्नी भी मिल जाए, इससे बढ़िया क्या होगा। शायद इसलिए वह दोबारा शादी करने के लिए राजी हो गया होगा। सुमित्रा की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। रत्ना के पास भी अब उपयुक्त शब्द नहीं थे जो वह माँ को चुप कराती। रत्ना के ताऊजी ने पुलिस कार्रवाई करने की सलाह दी, लेकिन मोहन जी ने भीगे और टूटे स्वर में कहा, अब यह सब करने से हमें क्या फायदा होगा, उल्टे मुझे ही शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट होगा। अपने मनोभाव को पूरी तरह व्यक्त करने की शक्ति भी मोहन जी में नहीं रह गई थी। इसलिए यही तय किया गया कि बरातियों को अपमानित करके ही उसे दंडित किया जाए। किया भी यही गया। बराती संख्या में बहुत कम थे। स्वागत तो दूर, उन्हें बैठने तक को नहीं कहा गया। चारों तरफ से व्यंग्यबाण बरसाए जा रहे थे। आनंद के पिता हर तरह से सफाई देने की कोशिश में थे, किंतु कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था। रिश्तेदारों की निगाहों से बचकर रत्ना चुपचाप अकेली कोहबर में आ गई। बाहर उठता शोर रत्ना के कानों में साफ जैसे जहर सा कष्ट दे रहा था। हालात ने उसे आसक्त, असमर्थ और जड़ बना दिया था। कांपते हाथों से धीरे धीरे वह विवाह के लिए पहनी जाने वाली पीली साड़ियाँ उतारने लगी और किस्मत को कोसने लगी।